बेपनाह प्यार तुमसे भाग 17। अनु की माँ अनु के चेहरे को उदास देखते हुए उससे पूछती है कि आरव ठीक तो है ना। उन्हें लगा कि आरव की वजह से अनुष्का परेशान है और वो जैसे ही आरव का जिक्र करती है वैसे ही उनके मुंह से ऋषभ के लिए हजारों बद्दुआ निकलने लगती है और वो उसे अनाप शनाप बोलने लगती है। अनु से सुना नहीं गया, वो ये सब सुन सुन कर 4 सालों से थक चुकी थी। उसका भी दिल भर आया। वो धीरे से बोली, अब बस करो माँ, और कितनी बद्दुआ दोगी उन्हें। कुछ काम ऊपर वाले के लिए भी छोड़ दो। हाँ हाँ, अब सब ऊपर वाले के ऊपर ही छोड़ दी हूँ, वही फैसला करेगा उन लोगों का। थोड़ी देर बाद अनुष्का गुस्से में चेंज करके चुपचाप सो जाती है। सो क्या गई, वो तो करवट ही बदलती रही। उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, वो तो बस ऋषभ के बारे में ही सोच रही थी। इतने दिनों के बाद आपको देखी हूँ, मानो मैं तो आपसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी आपको देख भी पाऊंगी। आपकी तो कोई तस्वीर भी मेरे पास नहीं है। कैसे कहूँ कि माँ ने आपकी सारी फ़ोटो हटा दी है, मोबाइल से आपका नंबर भी हटा दिया है। माँ को लगता है आप गुनहगार हैं। आपकी ही वजह से आज हमारी ऐसी स्थिति हुई है। पर कहीं न कहीं मेरा दिल ये कहता है कि आपने कुछ नहीं किया है। पर सच तो यही है कि सारे सबूत आपके ही खिलाफ है। आपने सचमुच मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं सच में आपकी वजह से ही आज बर्बाद हो गई हूँ। आप तो आज भी बिल्कुल नहीं बदले। आज भी वही एटीट्यूड, वही गुस्सा, वही घमंड आपके चेहरे पर थी जो मैंने पहले मुलाकात में आप में देखी थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे आप मुझे देखकर अपने गले से लगा लेंगे, मुझसे पूछेंगे कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। पर दिल ने एक बार फिर मेरे दिल से ही धोखा कर दिया। आप तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखे। क्या आपने सच में कभी भी मुझे एक बार भी याद नहीं किया? हाँ, शायद नहीं ही किया होगा, तभी तो मुझे भुला दिए। गजब की बात है ना ऋषभ जी। गलती आपकी और सज़ा सिर्फ मेरे हिस्से में, उस पर से आपकी बेरुखी भी। क्या करूँ मैं? अब आप भी मुझे बता दीजिए। आपने तो मुझे भुला ही दिया, पर मैं आपको कैसे भुलाऊँ? काश मेरे लिए भी आपको भूल पाना इतना ही आसान होता। अनु के दिलो दिमाग में हजारों ख्यालों ने ऋषभ की बेरुखी को और हवा दे दी। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है मानो परेशानियों ने भी मेरी ही जिंदगी को अपना मुकाम बना लिया हो। मैं थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से। पापा, आज मैं फिर बहुत अकेली हो गई हूँ। काश कि आप मेरे पास रहते, क्योंकि मुझे तो बस आप ही अच्छी तरह समझते थे। माँ ने तो सचमुच मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। हर वक्त कुर्बानियों की मूर्ति बनाकर मुझे ही खड़ा कर देती है। अनुष्का अपने पापा को याद करके सुबक सुबक कर रोती रही। इधर तो अनुष्का अपने मनोभाव के उद्वेलनों से गुजर रही थी, उधर ऋषभ का भी हाल कुछ ऐसा ही था। पूरे कमरे में अंधेरा, हल्की सी रोशनी में मानो सिर्फ अपना अक्स ही नजर आ रहा हो। सोफे पर सिर रखकर ऊपर की छत को वो लगातार देखे जा रहा था। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है अनु, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अभी तुम मेरे बारे में ही सोच रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें देखकर एकदम से शॉक्ड क्यों नहीं हुआ, तुमसे कुछ पूछा क्यों नहीं, तुम्हें गले से क्यों नहीं लगा लिया। पर सच तो यही है कि आज तुम्हारे रहने ना रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल भले ही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था, पर आज के डेट में मैं तुमसे बेपनाह नफरत करता हूँ। आज तुम मेरे लिए बिल्कुल अनजान हो। तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ छीन ली है। तुम्हारे ही कारण मैं अपनी दादी को खो चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी ऋषभ के मोबाइल पर कॉल आया। वो अपने आंसुओं को पोंछा और सामने टेबल पर रखी ग्लास से पानी, अंधेरे में ही पानी उठाकर 2 घूंट पानी पीकर दोबारा कॉल लगाया। हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। कंपनी कैसी है? राजेश जी ने पूछा। ऋषभ, ठीक है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आया। जब तू जानता था कि ये कंपनी घाटे में चल रही है तो तूने इसे क्यों खरीदी? मिस्टर दास बता रहे थे कि उस कंपनी से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो तू वहाँ क्यों गया? डैड, मैंने जो कंपनी खरीदी है, हाँ वो सच में अभी घाटे में चल रही है, पर मिस्टर रंजीत ने इस कंपनी को खरीदने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। पर क्यों बेटा? आश्चर्य से मिस्टर राजेश जी ने पूछा। कोई अपनी ही कंपनी के 80% शेयर तुझे क्यों देगा? मुझे तो लगता है इसमें ज़रूर कोई उन लोगों की साजिश ही होगी।
डैड, ये कंपनी मिस्टर रंजीत के फादर का सपना था। वो किसी कीमत पर इस कंपनी को बेचना नहीं चाहते थे, खासकर उन लोगों को जो उनके फादर का नाम ही मिटा देना चाहते हो। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट कर अपनी कंपनी खरीदने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास इस कंपनी के इतने भी शेयर नहीं थे कि वो इस कंपनी के लिए लोन भी ले सके। पर तेरी मुलाकात मिस्टर रंजीत से कब हुई और उसके कंपनी की 80% शेयर तुझे कैसे मिल गई? डैड, मैं मिस्टर रंजीत से 2 साल पहले यहीं बेंगलुरु में एक मीटिंग में मिला था और उन्होंने जब मुझे अभी कॉल किया तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। डैड, सच तो ये है कि मिस्टर रंजीत के सौतेले भाई और इस कंपनी के कंपटीटर ने धोखे से ये सारे शेयर्स उनसे छीन लिए थे। तो मैं उन्हीं लोगों से पहले दोगुनी कीमत पर ये शेयर अपने नाम कर लिया। बस इसी वजह से आज मेरे पास 80% शेयर हो गए हैं। तब तो तूने वहाँ जाकर बहुत अच्छा काम किया। ऋषभ, पता नहीं मैंने यहाँ आकर सही किया या गलत, पर शायद फिर पुराने जख्मों की टीस नस्तर बनकर घाव की तरह चुभने लगी है। ऋषभ का ध्यान अनु की तरफ था। उसे लग रहा था कि काश कि वो यहाँ नहीं आया होता। हालांकि वो बेंगलुरु कई बार आ चुका था, पर कभी उसकी मुलाकात अनु से नहीं हुई थी। क्या बोले जा रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं डैड। तो क्या अब तू वहीं रहेगा? नहीं, बस कंपनी को पटरी पर ला दूँ तो चला आऊँगा। चल, जब तूने ठाना ही है तो तू इस कंपनी को प्रॉफिट पर ला ही देगा। माता रानी हमेशा तेरे साथ है और तेरी दादी का आशीर्वाद भी तेरे साथ ही है। तो चल, हर बार की तरह तुझे इस बार भी सफलता ही हासिल होगी। थैंक्स डैड। माँ ठीक है? हाँ, पर क्या ठीक रहेगी? घर में हम 2 प्राणी हैं और नौकर चाकर। वो तो रामू है जिससे हमारा मन लगा रहता है, वरना बेजान सी किसी फर्नीचर की तरह हम घर में यूं ही पड़े रहते हैं। बेटा, तेरे सामने तो कुछ नहीं कह पाता हूँ, पर फ़ोन पर कहने की हिम्मत रखता हूँ। तू दूसरी शादी कर ले। घर में बहू आएगी तो हमारा भी मन लग जाएगा और तेरी भी जिंदगी का अकेलापन दूर हो जाएगा। बच्चों की किलकारी और हंसी से घर में रौनक आ जाएगी। देख, हमारी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। बेटा, अब हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा। फिर माँ की तरह आप क्यों सोचने लगे हैं? क्या करूँ बेटा, तू हमारी इकलौती संतान है, चिंता तो होगी ही ना। माना कि तू अनु को कभी भुला नहीं पाएगा, पर वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, ये भी तो हमें नहीं पता है। हो सकता है उसने अपने परिवार के दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली हो। ठीक है डैड, मैं फ़ोन रखता हूँ। रात काफ़ी हो गई है, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है। सच में अब हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। काश मरने से पहले हम इसका घर बसते देख लेते तो अच्छा रहता। ऋषभ, काश कि मैं आपको बता पाता कि किस्मत ने फिर मेरे साथ धोखा किया है। अनु यहीं इसी शहर में है, इसी कंपनी में है जिसका मैं बॉस बनकर आया हूँ। कभी कभी लगता है कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर ही रुक गई है। पर इस बार ऋषभ राठौर का टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी है और कुछ नहीं। दूसरे दिन सभी ऑफिस पहुंचे। ऋषभ के आते ही सभी ने गुड मॉर्निंग कहा। ऋषभ, मिस्टर रंजीत, आज मैं आपकी उस कंपनी में जाना चाहता हूँ जहाँ से माल तैयार होता है और उसके बाद गोदाम में जहाँ माल पैकिंग और लेबलिंग हो की जाती है। तो हमारे साथ आप कुछ पुराने स्टाफ को भी ले लीजिए। मिस्टर रंजीत, जी सर। ऋषभ, तो चलिए, देर किस बात की? जी सर, रंजीत सर ने कहा। सभी के जाते ही जूली बोली, बाप रे, ये आदमी है कि जिन? आते ही दिन भर का शेड्यूल बना दिया। अनु ऋषभ को जाते देख रही थी और अचानक उसके मुंह से धीरे से निकल गया, इनकी दादी भी काम के मामले में इन्हें जिन ही कहती है। जूली, क्या तू कब इनकी दादी से मिली? और बाय द वे, तुझे ये सब कैसे मालूम चला? क्या तू इन्हें पहले से जानती है? अनु एकदम से शक पका गई। नहीं, इन्हें जानती ही तो नहीं थी। कल मैंने इनके बारे में पता किया था। अच्छा, तो तुझे तो पता ही होगा कि ये मैरिड है या अनमैरिड? अनुष्का बोलना, ये पता नहीं चला, पर शायद अनमैरिड ही है। चल, तब तो मेरा लाइन क्लियर ही है। खुशी से जूली फूले नहीं समा रही थी। फिर सभी अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि नए बॉस के काम करने का तरीका सभी को डरा दिया था। कब किसको ऑफिस से रेजिग्नेशन लेटर मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता था, इसलिए सभी हार्ड वर्क करने में लग गए। सुबह से शाम के 4 बज गए, तभी ऋषभ, रंजीत सर और बाकी के स्टाफ्स के साथ आते हैं। ऋषभ, आप लोग थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर आप लोगों से मुझे कुछ डिस्कस करनी है। ऐसा बोलते हुए ऋषभ और रंजीत सीधे अपने कैबिन में चले गए। जूली,
बाप रे, ये बॉस है या आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह जाते हैं। तभी एक पियून आकर बोला, जूली मैम, नए बॉस आपको अपनी कैबिन में बुला रहे हैं। अच्छा चलो मैं आती हूँ। अरे वो मुझे क्यों बुला रहे हैं, कहीं मेरा पत्ता तो नहीं साफ हो गया। परेशान सी जूली अनुष्का से बोली। अनुष्का, ओहो पहले जा तो सही, वैसे भी रंजीत सर है वहाँ, पर सब ठीक ही होगा, चलती हूँ। हे ऊपर वाले बचा लेना। डरी सी जूली अंदर जाते ही पूछी, मैं आई कमिंग सर? ऋषभ, कमिंग। वो घबराते हुए रंजीत सर से इशारों से पूछी, क्या हुआ सर? उन्होंने कुछ नहीं में अपना सिर हिलाया। ऋषभ किसी फाइल में कुछ ढूंढ रहा था। तो मिस जूली, आप यहाँ की सेक्रेटरी है? जी सर। सेक्रेटरी का मतलब समझती है आप? जी, आश्चर्य से जूली पूछी। जी सर। तो आपने कल से लेकर आज तक मुझे कोई अपडेट क्यों नहीं दिया? सॉरी सर। मिस जूली, मैं किसी से कोई सॉरी नहीं लेता हूँ, मुझे हर किसी का फुल डे वर्क चाहिए। तो मैं आपको पहली और आखिरी बार बता दूँ कि मेरे आने से पहले मेरी टेबल पर दिन भर की रिपोर्ट रहनी चाहिए। किसके साथ कब मीटिंग है और मीटिंग में किस टॉपिक पर बात करनी है, वो सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए और ये काम आपका है एज ए सेक्रेटरी। यस सर। गुप्ता एंड सन्स की फाइल में कल रात स्टडी कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कल आप मेरी उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करें। जी सर। और ये फाइल एक बार आप भी अच्छे से स्टडी कर ले। ऋषभ ने फाइल बढ़ाते हुए बोला, जी सर, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। रंजीत ऋषभ को ही देख रहे थे। ऋषभ जी, आप यूं ही नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। आपकी पकड़ तो हर पिच पर होती है। काश कि मैं आपसे ये सारी बातें पहले ही सीख सकता, तो आज मेरी कंपनी अफसोस करते हुए रंजीत सर रह गए। ऋषभ, मिस्टर रंजीत, वक्त, हालात और तजुर्बा इंसान को सब कुछ सिखा देता है। और सच पूछिए तो बिजनेस की पहली सीढ़ी पर पैर रखना तो मैं अपने डैड से ही सीखा हूँ। हाँ, मैं थोड़ा रूड हूँ। किसी चीज़ को पाने का जुनून ऐसे मेरे अंदर हावी हो जाता है कि उसे हासिल करके ही रहता हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। शायद। ऋषभ का ध्यान अनु की तरफ था। रंजीत, ऋषभ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर कभी कभी यही जुनून सारी ज़िंदगी की सज़ा भी बन जाती है। क्या बात है ऋषभ जी, आप कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे अपना दोस्त समझकर अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। मिस्टर रंजीत ने एज अ फ्रेंड सिंपैथी जताते हुए ऋषभ से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए काम की बातें हो जाए। आप एक बार मिस्टर खान से बात कर लीजिए, फिर मेरी उनसे एक मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। अगर आपसे कुछ सीखना है तो आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। मुस्कुराते हुए रंजीत सर कैबिन से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद ऋषभ भी कैबिन से निकलकर सभी पुराने वर्कर्स से कंपनी की मशीनों और मटेरियल के बारे में बातें करने लगा। तभी वहाँ रवि आता है और मुस्कुराते हुए सभी को हेलो एवरीवन बोलता है। सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ऋषभ भी उसे देखकर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है, यानी ये दोनों साथ रहते हैं। तभी मिस्टर पॉल ने कहा, जो कि ऋषभ के साथ उनके पास ही खड़े थे और उन्हें कंपनी की मशीनों के बारे में बता रहे थे। सर, ये रंजीत सर के दोस्त है, यहाँ अक्सर आते जाते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। तभी रवि को देखते ही जूली जोर से बोल पड़ी, लो अनुष्का, तेरा बॉयफ्रेंड आ गया। देख लो, छुट्टी से पहले ही तुझे लेने आ गया। ये सुनते ही अनु की नज़र सबसे पहले ऋषभ की तरफ चली गई, और सच पूछिए तो ऋषभ भी अनु को ही देख रहा था। अनु, तू ये क्या बोल रही है और इतनी जोर से क्यों बोल रही है? अनु का चेहरा उदास हो गया। पता नहीं ऋषभ जी ये सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तभी रवि आकर बोला, हेलो जूली, हाय अनु, अभी आप लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है? चलो अनु, आज मैंने लंच नहीं किया है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। जूली, मिस्टर रवि, अभी हमारी ऑफिस टाइम चल रही है, छुट्टी से पहले हम कहीं नहीं जा सकते। जूली रवि को मजाक मजाक में बोली। रवि, अच्छा तो तुम्हें अपने बॉस से डर है? अरे उससे क्या डरना, वो तो मेरा दोस्त है, वो कुछ नहीं बोलेगा, तुम बस चलो अनु। मिस्टर रवि, अब हमारे नए बॉस आए हैं, वो देखिए आपके जस्ट पीछे ही है। जूली डर से इशारे में बोली। अरे कोई भी बॉस हो, मैं उससे भी दोस्ती। बोलते हुए रवि पीछे मुड़ा और ऋषभ को देखते ही उसकी बोलती तो बंद हो ही गई, साथ ही साथ उसके चेहरे का भी रंग नीला पड़ गया। रवि ऋषभ को अचानक देखकर चौंक जाता है। ये यहाँ कैसे? इसे कैसे अनु के बारे में पता चला
और अनु ने मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं ये रवि थोड़ी देर तक सुन वही खड़ा ही रहा। ऋषभ अनदेखा सा मिस्टर पॉल से फाइलों के डिस्कस में ही लगा रहा। तभी वहाँ मिस्टर रंजीत आते हैं। वो रवि को देखते ही खुशी से हेलो रवि, गुड इवनिंग। रवि उसे हक्का बक्का सा देखा। रंजीत, क्या हुआ? गुड इवनिंग। रवि, हाँ गुड इवनिंग। रंजीत, अच्छा हुआ तू यहाँ खुद आ गया। मैं तुझे आज किसी स्पेशल आदमी से मिलवाना चाहता हूँ, चलना। वो रवि का हाथ पकड़कर ऋषभ के पास ले गया। इनसे मिल, ये है बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह मिस्टर ऋषभ राठौर जी। अब ये मेरी कंपनी के 80% शेयर्स, इस ऑफिस और मेरी सभी कंपनियों के मालिक है। रवि के होश तो अभी तक उड़े ही हुए थे। उसके मुंह से कुछ बोल ही नहीं फूट रहे थे। मिस्टर रंजीत और ऋषभ जी, ये मेरा फ्रेंड रविंद्र प्रताप है। प्यार से हम इसे रवि बोलते हैं। ऋषभ एक बार अनु की तरफ देखा और एक बार रवि की तरफ, फिर बोला, मिस्टर रंजीत, लगता है जिस तरह आपके ऑफिस का नया बॉस बनना आपके कुछ स्टाफ को पसंद नहीं आया, उसी तरह मिस्टर रवि को मुझे यहाँ देखकर शायद अच्छा नहीं लगा। रवि झट से ऋषभ के गले लग गया। नहीं यार, मैं तो कब से तुझसे मिलना चाहता था। तुझे मैं नहीं बता सकता कि मैं तुझे यहाँ देखकर कितना खुश हूँ। कैसा है तू और घर में सब कैसे है? मिस्टर रंजीत, अरे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आश्चर्य से रंजीत जी पूछे। रवि ऋषभ से अलग होकर बोला, हाँ यार, वो ऋषभ और अनु। तभी ऋषभ बात काटते हुए बोला, तू सारी बात ऑफिस आवर्स में ही करेगा। देख, अभी कुछ देर बाद ऑफिस आवर्स खत्म होगा तो आराम से बैठकर बातें करते हैं। और हाँ, एक बात, रवि, मैं पिछली किसी बात का जिक्र नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ तू पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पर ध्यान देगा। आई होप तू मेरे कहने का मतलब समझ गया होगा। रवि अनुष्का की तरफ देखा तो वो भी उन्हीं लोगों को देख रही थी। फिर मायूस सी अपनी नज़रें झुका लेती है। रवि, अच्छा ये सब छोड़, तू ठहरा कहाँ है? ऋषभ, अरे इतना बड़ा शहर है, रहने की कमी थोड़ी ही है। और फिर मैं यहाँ अपने फ्लैट में ही ठहरा हूँ। अच्छा एक काम कर, मैं भी तो अकेला ही हूँ, तू मेरे साथ मेरे घर चल। हम ढेर सारी बातें करेंगे, थोड़ी पुरानी बातों को याद करके तरोताज़ा हो जाएंगे। एक्साइटमेंट में रवि बोला। ऋषभ, मैंने कहा ना, पास्ट के चैप्टर को मैंने अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए फाड़ दिया है। तो तुम प्रेजेंट की बात करो, और प्रेजेंट में मेरे लिए सिर्फ काम के लिए टाइम है और किसी चीज़ के लिए नहीं। रवि, अच्छा सॉरी बाबा, चल तू नाराज मत हो। तो क्या आज रात डिनर साथ में करे? रवि पूछा। फिर कभी, अभी तो लंबे टाइम तक रहना है। ठीक है, जब तू कहे। ऋषभ, मिस्टर रंजीत, मिस्टर खान से आपकी बात हुई? रंजीत सर, जी सर, मैं तो भूल ही गया था, वो परसों की मीटिंग फिक्स हुई है। चलिए अच्छा है, तो ऑफिस आवर तो खत्म हुआ। ऋषभ अपनी वॉच देखते हुए बोला, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं निकलता हूँ, बाय। ऋषभ के जाते ही सभी स्टाफ धीरे धीरे घर जाने लगे। तू चल मेरी कैबिन में। रंजीत जी रवि को अपनी कैबिन में ले गए। थोड़ी देर बाद अनु भी जूली के साथ चली गई। कैबिन में जाते ही रवि गुस्से में पूछा, ये सब बाहर क्या था? ये ऋषभ तुम्हारे ऑफिस का बॉस कैसे बन बैठा? गुस्से में रवि पूछा। मिस्टर रंजीत, तू पहले ये ठंडा पानी पी। रंजीत पानी का गिलास रवि की ओर बढ़ाते हुए बोला। रवि, ऐसा क्या हुआ जो तुझे ऋषभ को अपनी ये कंपनी बेचनी पड़ी? अरे तुम मुझसे भी तो बात कर सकता था ना, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे यार, तू बात समझ नहीं रहा है। मेरी ये ऑफिस और ये कंपनी मेरे पापा का सपना है, मैं इसे किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। इसलिए मैंने ऋषभ जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे इस कंपनी को खरीद ले, और अमाउंट इतनी बड़ी थी कि मैं तुझसे मदद नहीं मांग सकता था। पर फिर भी यार, तुझे मुझसे एक बार बात तो ज़रूर करनी चाहिए थी। तू नहीं समझ सकता, तुमने ऋषभ को यहाँ लाकर हमारी ज़िंदगी में फिर से तहलका मचा दिया। कितनी अच्छी तो हमारी लाइफ चल रही थी, तूने सब बिगाड़ दिया। रवि गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। क्या बोले जा रहा है? ऋषभ जी तो तेरे फ्रेंड है ना, फिर कहीं तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? क्या बात है? और फिर मिस्टर ऋषभ किस पास्ट की बात कर रहे थे? तेरा उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ था क्या? जब रंजीत जी ने पूछा तो रवि भी असलियत छुपाने के चक्कर में तुरंत बोल पड़ा। नहीं बाबा, पास्ट मतलब कॉलेज लाइफ था, हम दोनों जब साथ पढ़ते थे तब की बात है। रवि झूठ बोलकर रंजीत का मुंह बंद तो कर दिया। तभी प्यून आया। सर कुछ और काम है, मैंने सब लॉक कर दिया। आप लोगों को और टाइम लगेगा क्या? नहीं यार, हो गया, हम निकल ही रहे हैं। अच्छा सुनो, अनुष्का मैम चली गई क्या? रवि पूछा। जी सर, वो तो कब का चली गई।
अरे मुझे अनु से बात करनी पड़ेगी। रवि अचानक सोचते हुए दौड़कर निकल गया। अरे तू इतना हड़बड़ा कर कहाँ चला? मैं बाद में बताऊंगा, अभी मत पूछ। वो अनु को कॉल लगाया। हेलो, कहाँ हैं आप? अनु, बस घर ही पहुंचने वाली हूँ। पर क्यों? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अनु समझ गई कि रवि के मन में क्या चल रहा है। रवि जी, मैं ठीक हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप माँ के सामने ऋषभ जी के बारे में कुछ भी बातें करें। और वैसे भी जब रास्ते बदल गए, मंजिलें बदल गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? सफ़र में कौन साथ चल रहा है? कल बात करते हैं, चलिए बाय। मायूस सी अनु फ़ोन रख दी। रवि भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। वो सोचा, अच्छा कल बात करूँगा। ये सोचकर अपने घर वापस चला गया। उधर ऋषभ अपने कमरे में बेड पर बैठा बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। अचानक उसका ध्यान रवि और अनुष्का की तरफ चला गया। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, यानी ये दोनों साथ है। पर रवि ने मुझे अनु के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो चाहता तो मुझे फ़ोन करके अनु के बारे में सब कुछ बता सकता था। अनु तो हमारे बारे में सब कुछ रवि को ज़रूर बता दी होगी। फिर रवि को एक बार तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि का प्यार फिर से जाग गया, वो अनु से प्यार करने लगा है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, अनु कल भी रवि से प्यार नहीं करती थी और कभी करेगी भी नहीं। पर आज हालात बदल गए हैं। शायद हालातों से वो समझौता कर ली हो। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मुझे बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए। जल्द से जल्द इस कंपनी को लाइन पर लाना होगा। फिर वो मिस्टर खान की सारी बिजनेस डिटेल्स को ध्यान से पढ़ने लगा। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।